हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 5th चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं दिए गए हेडिंग्स में आखिर इस कोयले शब्द का आखिर क्या मतलब है और क्या मतलब है आखिर पेट्रोलियम का। तो फ्रेंड्स, कोयला एक सॉलिड यानी ठोस पदार्थ है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए पेट्रोलियम एक द्रव्य पदार्थ है, ठीक है ना। और वहीं एक और बातें आपको इस चैप्टर में बताई गई है सीएनजी के बारे में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में, जो एक गैस का फॉर्म है, यानी ठोस, ठीक है ना। वहीं द्रव्य और गैसियस यानी सीएनजी के बारे में आपको बताया गया है इस चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कोयला एक ठोस पदार्थ है, काले रंग का दिखने वाला एक पदार्थ है और कार्बन से बना होता है ये कोयला। कोयले के बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, याद रखना है आपको। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम वह भी एक ऐसा पदार्थ है जो कार्बन का ही फॉर्म है। इसमें काफी सारे कार्बन के कंपाउंड्स जो है इस पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। और इस साथ में यह बात जान लें, इसे हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं और साथ में इसे रॉक ऑयल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये चट्टानों के बीच में यह पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और इसका गंध जो है काफी बदबूदार होती है, ये याद रखना है। सीएनजी यह भी एक ईंधन है, याद रखना है फ्रेंड्स। ये तीनों जो फॉर्म है, कोयला है या फिर पेट्रोलियम हो या फिर सीएनजी है, तीनों ही ईंधन है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ईंधन कहने का मतलब इनके जलने से हमें, इनको अगर जलाया जाए तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। अगर जैसे आप सभी जानते हैं, जो पेट्रोल से आखिर कार चलती है, ठीक है ना, डीजल से बसेस चलते हैं, भारी भारी मशीनें चलती हैं, याद रखना है, ठीक है ना। और एलपीजी का इस्तेमाल हमारे घरेलू जो रसोई घर है ना, वहां पर इस्तेमाल हो रहा है, साथ में बहुत सारे उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मुख्य रूप से कहा जाए, कोयला, पेट्रोलियम और सीएनजी जो है आज के इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मुख्य रूप से ईंधन के बारे में, ठीक है ना, याद रखना है आपको। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है और क्या होते हैं आखिर समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर ये प्राकृतिक संसाधन कहने का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स, नेचर में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो ह्यूमन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिसके बिना ह्यूमन या फिर मनुष्य एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, उनका अस्तित्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उस संसाधन का ही हेल्प लेकर, उनकी ही सहायता से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, याद रखना है, ठीक है ना। उन्हें हम कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसा आपने लास्ट के चैप्टर्स में रेशे के बारे में पढ़े थे, रेशा जो है वो नेचर में पाया जाता है और एक रेशा जो हम लैब में बना सकते हैं, ठीक है ना, यानी कृत्रिम रेशा या फिर संश्लिष्ट रेशा और प्राकृतिक रेशा। उसी तरह से ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये नेचर में सिर्फ पाए जाते हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों को हम लैब में नहीं बना सकते,
ठीक है ना, याद रखना है। ना हम वृक्ष को बना सकते हैं, ना कोयले को बना सकते हैं, ना चट्टानों को बना सकते हैं, ना ही पेट्रोल को, ना ही डीजल को, ना ही किसी भी अन्य पदार्थों को जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। अब आपको समझना है कि आखिर ये अक्षय क्या होते हैं। ठीक है ना, अक्षय कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स, ऐसे प्राकृतिक संसाधन या फिर ऐसे संसाधन जिनका जो कंजम्पशन या फिर खपत जो है नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जो असीमित मात्रा में हमारे बीच में उपलब्ध है या फिर प्राकृतिक में उपलब्ध है, असीमित मात्रा में यानी बहुत ही ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये जो है ना हमारे आसपास, हमारे वायुमंडल में, हमारे प्राकृतिक में असीमित रूप से ये मौजूद है। इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं अक्षय, जिनका क्षय या फिर खपत नहीं हो सकती है कभी भी, उन्हें हम कह रहे हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब हमें जानना है कि आखिर समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन फिर कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, समाप्त होने वाले वे प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे वन। ठीक है ना, वनों की अगर हम कटाई करते रहे तो एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। वन्य जीव, वन्य में रहने वाले जितने भी सारे जीव हैं, भेड़, भालू या फिर बाघ, शेर, चीता, जितने भी जानवर हैं, वो सभी समाप्त होने वाले। अगर हम सभी को मारते रहे तो वो एक ना एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे। खनिज या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी मिनरल्स, कोयला हो या फिर पेट्रोलियम हो या फिर प्राकृतिक गैस हो, कोयला का अगर इस्तेमाल या फिर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल, पेट्रोलियम का इस्तेमाल अगर हम अंधाधुंध तरीके से अगर हम करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे बाद वाले जो जनरेशन या फिर पीढ़ी इनके लिए तरस जाएगी। वे सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगे कि एक समय ऐसा था कि जो लोग थे कोयले से खाना बनाते थे या फिर एलपीजी की सहायता से चूल्हे में खाना पकता था या फिर पेट्रोलियम और डीजल की सहायता से वाहन चलते थे। वो किताबों में पढ़ेंगे, याद रखना है आपको। ठीक है ना, इसीलिए ये समाप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त जो नहीं होंगे वो है सूर्य का प्रकाश, वायु, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। जो समाप्त हो जाएंगे वो है वन्य, वनस्पति जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, अब है आपको समझना कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को हमें सोच समझकर इनका उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इसका उपभोग कर सके। क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत समय पूछा जाता है कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम दुरुपयोग करते हैं, काफी अधिक मात्रा में इनका उपयोग करते रहे, क्या आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग कर पाएंगे? तो आपको स्पष्ट करना है। इस तरह के वक्तव्य प्राय आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और जान लेंगे अब हम लोग कोयला के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कुछ बातें कोयला के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, कोयला एक कठोर पदार्थ है, काले रंग का दिखाई देने वाला पदार्थ है और मुख्य रूप से कार्बन द्वारा ही यह गठित होता है, याद रखना है आपको। कोयले का उपयोग मुख्यतः रूप से आप देख पा रहे हैं, इस तरह का कोयला दिखता है, बिल्कुल काले रंग का। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी। कोयले का उपयोग मेनली कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये जो है इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन हम क्यों कहते हैं वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जान लें कि इनका जो उपयोग है हम ईंधन, फ्यूल के रूप में हम करते हैं, ईंधन के रूप में। ठीक है ना, जैसे इसका उपयोग, कोयले का उपयोग हम खाना बनाने के लिए चूल्हा में ईंधन के रूप में हम करते हैं। ठीक है ना, समझना है आपको। इसका उपयोग इंजन चलाने के लिए भी किया जाता है, समझना है आपको। विद्युत के उत्पादन के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, मेनली इनको जलाकर इनसे एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, एज ए ईंधन के रूप में। अब हमें समझना है कि आखिर कोयले को आखिर यह कैसे बनता है। ठीक है ना, हम कोयले को क्या बना सकते हैं लैब में? फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कभी पूछा जाए एग्जाम में तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नहीं। कोयले को हम कभी भी, पेट्रोलियम को हम कभी भी, या फिर किसी भी प्राकृतिक संसाधन को हम कभी भी लैब में नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, सोच समझकर हमें इसलिए इसका इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इनका इस्तेमाल करने के लिए
या फिर वंचित हो जाएगी, समझना है आपको, ठीक है ना। तो अब हमें समझना है कि कार्बनीकरण का बारे में, जैसे आप सभी देख पा रहे हैं कार्बनीकरण आखिर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्बन या फिर कोयले की बनने की जो प्रक्रिया है, संक्षेप में अगर कहें तो उन्हें ही हम कार्बनीकरण कहते हैं, कोयले की बनने की जो प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, अब ये कोयला आखिर बनता कैसे है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ये अर्थ जो है, इसका निर्माण काफी वर्ष पहले, बहुत मिलियन वर्ष पहले इनका हो गया था, समझना है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में काफी सारे वन थे। वो वन जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो मिट्टी के नीचे चले गए, दब गए, संपीड़ित हो गए, और पृथ्वी के केंद्र में, कोर में काफी ज्यादा गर्मी आज भी मौजूद है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो उस कोर से निकलने वाले जो हीट, उच्च ताप के कारण जितने भी सारे घने वन थे, वो उस ताप के कारण, संपीड़न के कारण, क्योंकि ऐसा जैसा मैंने कहा, वो उनके ऊपर मिट्टी दबती चली गई, ठीक है ना, वो मिट्टी के नीचे दब गए, तो कंप्रेस्ड होते गए, उन्हें दबाया गया, ठीक है ना, भार पड़ता गया, और उसके बाद लाखों हजारों सालों के बाद जब वो हमें मिले, तो हमें कोयले के रूप में मिले, ठीक है ना। अब है कोयले के निर्माण में हुआ, आपको बताना है, जैसे उच्च दाब का काफी बड़ा योगदान है। उच्च दाब यानी उच्च रूप से प्रेशर का, साथ में उच्च ताप का, ठीक है ना, काफी हाई रूप से टेम्परेचर का, साथ में एब्सेंस ऑफ एयर यानी वायु की अनुपस्थिति का, समझना है आपको बातों को। ये 2-3 जो कंपोनेंट्स हैं, इसके कारण से कोयले का निर्माण जो है आज हो पाया है। आज हम लोग देख पा रहे हैं, ये आज नहीं बना है, ये हजारों लाखों वर्ष पहले मिट्टी पर दब गए थे, और आज हमें मिल रहे हैं कोयले के फॉर्म्स में, जिन्हें हम कार्बनीकरण कह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कोयले का जो फॉर्म है, इस प्रकार से कोयला की खान जो है हमारे बीच में आज मौजूद है, और हमें कोयले की प्राप्ति हो रही है खानों से, ठीक है ना, समझ रहे हैं आपको बातों को। अब हमें जान लेना है कोक के बारे में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कोयले से ही हमें प्राप्त होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार के और पदार्थ, नाम है कोक, ठीक है ना, कोलतार और कोयला गैस, ठीक है ना। ये हमें कोयला से ही मिलती है। आप सभी जानते हैं, कोयले को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या उत्पत्ति होती है? कार्बन डाइऑक्साइड्स की। उसी तरह से कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब जलाया जाता है ना फ्रेंड्स, तो तैयार होता है कोक का, ठीक है ना। कोक एक प्रकार का कठोर, एक काला पदार्थ है। जनरली अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो यह कोयले का सबसे शुद्ध फॉर्म है, ठीक है ना, समझना है। कोयले से जब कोयला और या फिर कोक को जलाया जाए, एक तरफ कोयले को जलाया जाए, दूसरी तरफ कोक को जलाया जाए, तो आप देखोगे कि कोयले से ज्यादा प्रदूषित धुआं निकल रही है, दूसरी तरफ कोक से ज्यादा प्रदूषित धुआं नहीं निकलती है। और कोक जो है कोयले के मुकाबले, कोयले की तुलना में ज्यादा हीट या फिर ऊष्मा हमें प्रदान करती है। यह हुआ कोक के बारे में। और साथ में आपको जान लेना है, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कासन में किया जाता है। मेनली इस्पात, स्टील के, ठीक है ना, स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, यूनिट होता है, उसमें कोक का इस्तेमाल होता है। और बहुत ऐसे मटेरियल्स हैं, ठीक है ना, मेटल्स हैं, जिसके शुद्धिकरण के रूप में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। समझना है आपको बातों को। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कोलतार के बारे में। तो फ्रेंड्स, कोलतार एक बहुत ही गाढ़ा काले रंग का पदार्थ है, गाढ़ा होता है काफी, लेकिन होता है ये द्रव्य, समझना है, लेकिन काफी गाढ़ा होता है। इसमें बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं, समझना है, ठीक है ना आपको। बहुत सारे कंपाउंड्स मिले होते हैं कोलतार में। अब है, इस कोलतार से भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमें मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए, आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे, जो संश्लेषित जो रेशे हैं, ठीक है ना, वो रेशे लैब में बनाए जाते हैं, और जनरली उन रेशों, वो रेशे प्राप्त करने के जो तरीके हैं, उन्हें पेट्रो रसायन
पदार्थों से ही बनाए जाते थे, ठीक है ना, पेट्रोकेमिकल्स पदार्थों से ही। तो इनसे ही संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, उसके बाद जो सुगंध होते हैं, जो परफ्यूम होते हैं ना फ्रेंड्स, वो इनसे ही बनते हैं। या फिर प्लास्टिक्स, ठीक है ना, पेंट वगैरह, फोटोग्राफिक सामग्री, बहुत सारे पदार्थ हैं जो इनसे बनते हैं। याद रखना है आपको, कोलदार से, ठीक है ना। और साथ में नेप्थोलिन काफी इंपॉर्टेंट है। नेप्थोलिन जो हम अलमीरा में रखते हैं, नेप्थोलिन की जो गोलियां बाजार में मिलती हैं, वो कोलतार से ही प्राप्त होती है, ठीक है ना। याद रखना है, जो कीटों को भगाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कोयला गैस के बारे में। कोयले को जब एयर की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, जो सबसे पहला पदार्थ हमें मिलता है वह है कोल गैस। याद रखना है, जो सबसे पहला पदार्थ होता है, पहला पदार्थ हमें कोल गैस के रूप में मिलता है। और देन हमें मिलता है, ये पहला पदार्थ है, दूसरा हमें मिलता है कोल तार के रूप में, और लास्ट में हमें मिलता है कोक के रूप में, ठीक है ना, जो 90% जिसमें कार्बन ही होते हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले को जलाया जाता है, हीट दिया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है कोयला गैस का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कुछ बातें पेट्रोलियम के बारे में, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पेट्रोलियम है ना फ्रेंड्स, ये आखिर किस तरह के पदार्थ है, चलिए इससे पहले हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम एक द्रव्य पदार्थ है, सबसे पहले आप जान लें। ये काले रंग का गाढ़ा एक पदार्थ है, ठीक है ना। इसे जो है निष्कासित किया जाता है कुआं बनाकर, ठीक है ना। पेट्रोल को सबसे पहले आपको जान लेना है, जो पेट्रोल का जो पहले का जो फॉर्म है वो होता है क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल से ही हमें प्राप्ति होती है पेट्रोलियम की, ठीक है ना। इस क्रूड ऑयल और साथ में क्रूड ऑयल को एक दूसरा भी नाम इसका है मिनरल ऑयल, इसे आपको समझना है, क्योंकि यह हमें मिनरल से प्राप्त होता है। यानी मिनरल से प्राप्त होने वाले जो तेल हैं उन्हें हम क्रूड ऑयल कह रहे हैं या फिर मिनरल ऑयल कह रहे हैं। फिर उनका रिफाइन करके हमें प्राप्त होता है पेट्रोलियम, समझना है। काले रंग का द्रव्य है ये, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि इनके बनने की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स जैसा आपने कुछ देर पहले ही जाना कोयले के कार्बनीकरण के बारे में, कि आखिर किस तरह से कार्बन यानी किस प्रकार से कोयला बनता है, उसे हम कार्बनीकरण कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से मिलियन वर्ष पहले जब जल में पाए जाने वाले जितने भी समुद्री जीव थे वो मर जाते हैं बहुत साल पहले, मिलियन वर्ष पहले, और फिर वो दब जाते हैं मिट्टी के द्वारा, रेत के द्वारा। और देन उसी प्रकार से दब जाने के बाद उच्च ताप, वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप के कारण निर्माण होता है पेट्रोल का। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अब है दोनों में क्या समानता है। तो फ्रेंड्स आपको जानना है कोयले और पेट्रोल में आखिर समानता क्या है। दोनों का निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल ही सेम है, तो फिर एक क्यों है ठोस के रूप में और एक क्यों है द्रव्य के रूप में, समझना है आपको। पेड़ पौधे के दबने के कारण जो हमें मिलते हैं पदार्थ वो एज अ फॉर्म में होते हैं कोयले के, और फिर समुद्र में रहने वाले जितने जलीय जीव हैं उनके मरने के साथ जो हमें प्राप्त होता है वो होते हैं द्रव्य के रूप में, समझना है, ठीक है ना। वो दब जाते हैं, उनका शरीर दब जाता है, उनके चर्बी, उच्च ताप और विभिन्न प्रकार के डिकम्पोजर्स जो है वो इन्हें चेंज करते रहते हैं, और इसके बनने की प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह से है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। और पेट्रोल का भी निर्माण हम लैब में नहीं कर सकते हैं, समझना है आपको बातों को। अब है जानना कि आखिर पेट्रोल का निष्कासन आखिर कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स पेट्रोल को निकालने के लिए हमारे पृथ्वी के सिर्फ कुछ ही जगहों पर पेट्रोल पाया जाता है, सभी जगहों पर यह बिल्कुल बराबर हिस्सों में नहीं पाया जाता है, कुछ ही जगहों पर यह पाया जाता है, ठीक है ना। तो विश्व का पहला तेल वह अमेरिका में कुआं जो है वो ओपन किया गया था, समझना है आपको, 1859 में। और उसके ठीक 7 और 8 साल बाद, ठीक है ना, 1867 में आसाम के माकुम नामक जगह पर तेल का एक और पता चला, ठीक है ना। और देन वहां पर ड्रिलिंग हुई और फिर वहां से तेल निकलना स्टार्ट हुई,
तो इन्हें हम एज अ कच्चे फॉर्म में हम क्रूड ऑयल कह रहे हैं, मिनरल ऑयल कह रहे हैं, ठीक है ना, या फिर रॉक ऑयल कह रहे हैं। समझना है आपको बातों को। अब है पेट्रोल जो होता है वो का मेनली हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड्स से बनते हैं पेट्रोलियम, ठीक है ना। अब है आपको जानना कि पेट्रोलियम का परिष्करण, आखिर रिफाइनिंग जो प्रोसेस है पेट्रोलियम का, वो आखिर कैसे हो पाता है। क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो गहरे रंग का एक तेलीय द्रव्य है। इसका गंध जो है एक होता है काफी अप्रिय होता है, यानी प्रिय नहीं लगता है, आपको समझना है, ठीक है ना। और इसी से निकलते हैं पेट्रोलियम से गैस, पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना, लुब्रिकेंट्स जो है पैराफिन, मोम इत्यादि का ये मिश्रण होता है। समझना है, ठीक है ना। अब है पेट्रोलियम का आखिर परिष्करण कैसे होता है। जैसा मैंने कहा, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, कुएं के माध्यम से देख रहे हैं, पतला पतला ये कुआं है। देन सबसे पहले ये जो आप चट्टान देख रहे हैं ना, इम्परवियस रॉक्स इंग्लिश में हम कहते हैं, अप्रवेश चट्टान, इम्परवियस रॉक्स के ही बाद हमें प्राप्ति होती है, ये आप देख पा रहे हैं गैस की, ठीक है ना। ये अवस्था में गैस है और यहां पर ये तेल है, ठीक है ना, समझना है। चूंकि ये अगर घनत्व में देखा जाए तो यह जल से ये हल्का ही होता है, ये जल के ऊपर में तैरता रहता है, ठीक है ना। और सबसे पहले हमें प्राप्ति होती है नेचुरल गैस की, ठीक है ना, समझना है आपको। या इस पोजीशन में आप देख पा रहे हैं नेचुरल गैस की उपस्थिति होती है, देन तेल की उपस्थिति होती है, देन हमें जल की प्राप्ति होती है। जल सबसे नीचे होता है, ठीक है ना। अब आपको समझना कि आखिर ये किस तरह से पेट्रोलियम का परिष्करण होता है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और प्रभाजों का आखिर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो पेट्रोलियम का परिष्करण होता है, कहलाता है। पेट्रोलियम परिष्करण के लिए एक अलग से जगह भी होती है, समझना है, ठीक है ना आपको। ये पेट्रोलियम के परिष्करण करने का केंद्र है, जगह है, कारखाना है, जहां पर पेट्रोलियम के परिष्करण का काम चलता है, ठीक है। पहले के दिनों में, कुछ दिन पहले तक पेट्रोल का निकलना डिग करके, कुएं को खोदकर, वो सिर्फ सूखे जगह पर ही होता था, समझना है आपको, ठीक है ना। कुछ वर्ष पश्चात, कुछ वर्ष पहले ही हमें तेल जो है समुद्र के कई सारे छिछले जगहों में, छिछला समुद्र यानी ऐसा जगह जहां पर समुद्र जो है स्टार्ट होने के बाद कुछ ही अवस्था में समुद्र के जल ही होते हैं, यानी तल छठी जो क्षेत्र होते हैं वो छिछला क्षेत्र होता है, वहां पर भी पाया जाने लगा क्रूड ऑयल एज ए पेट्रोलियम के रूप में। देन हमने जो है समुद्र से भी तेल निकालना स्टार्ट कर दिया है आज के दिनों में, आपको समझना है। और पेट्रोल को हम कहते हैं काला सोना, क्योंकि यह काफी मूल्यवान होता है, समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आखिर पेट्रोलियम को हम क्यों काला सोना कहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं पेट्रोलियम बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेनली ये हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड्स ही इसमें होते हैं। अब है आपको जानना कि पेट्रोलियम को जब परिष्कृत किया जाता है, रिफाइन जब किया जाता है, तो उनमें से काफी सारे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस सबसे पहले निकलता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं पेट्रोल, मिट्टी का तेल, देन डीजल, उसके बाद स्नेहिक तेल यानी लुब्रिकेंट्स जितने भी सारे हैं वो निकलता है, मोम निकलता है, बिटुमेंस निकलता है। और बिटुमेंस का उपयोग याद करके रखना है, आपको जान के रखना है, ठीक है ना। बिटुमेंस का उपयोग सड़क के निर्माण के लिए, बिटुमेंस का उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। और पैराफिन मोम का इस्तेमाल, मरहम या फिर मोमबत्ती या फिर वैसलीन जो हम लगाते हैं वो पैराफिन मोम ही होता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद डीजल का इस्तेमाल आप जानते हैं, ठीक है ना। और मिट्टी का तेल, पेट्रोल, एलपीजी का इस्तेमाल भी आप जानते हैं, याद रखना है लिक्विड, ठीक है ना। ये लिक्विड फॉर्म है तेल का। पेट्रोलियम गैस जो होती है, जो हमारे किचन्स में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो जैसे ही कांटेक्ट करती है एयर के साथ वो गैसीय फॉर्म में होती है, समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और हम लोग जान लेंगे आखिर सीएनजी के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, सीएनजी यानी प्राकृतिक गैस, ये है एक्चुअली नेचुरल गैस, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस इंग्लिश में अगर हम कहें तो होगा
एनजी यानी नेचुरल गैस। सीएनजी क्यों है? क्योंकि इसे कॉम्प्रेस्ड कर किया जाता है। समझना है आपको पहले बातों को। तो जो नेचुरल गैस है यानी प्राकृतिक गैस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन को समझना है आपको, पहले ही मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जितने भी सारे जीवाश्म हैं, ठीक है ना, किसी भी पदार्थों को, किसी भी जीवों के सड़ने, गलने, पचने से पश्चात हमें इन ईंधनों की प्राप्ति होती है, इसलिए हम इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है ना। कोयला भी, जितने भी सारे ईंधन है वो सभी जीवाश्म ईंधन ही है, ठीक है ना, समझना है। तो प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन है। और सबसे मेन बात है प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का, कि इसे उच्च दाब पर संपीड़ित किया जा सकता है। उच्च दाब अगर दें तो ये कंप्रेस्ड हो सकता है। कंप्रेस्ड होने से क्या लाभ है? कंप्रेस्ड होने से लाभ है, इसे हम विभिन्न प्रकार के कंटेनर में रख सकते हैं। देन इसका उपयोग जो है वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। कंप्रेस्ड करके इसे रखा जाता है कंटेनर में। देन इसका इस्तेमाल हो रहा है वाहनों पर, वाहन में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अब है सीएनजी का, अगर नेचुरल गैस का, अगर जैसे ही नेचुरल गैस को कंप्रेस करके, संपीड़ित करके, कंप्रेस्ड करके, ठीक है ना, दाब के द्वारा, निश्चित दाब के द्वारा किसी भी कंटेनर में रखा जाता है, तो देन उससे वो हो गया सीएनजी, यानी कंप्रेस्ड किया गया है, इसलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आपको जानना कि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कितना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जितने भी सारे आपने अभी तक जीवाश्म ईंधन के बारे में जाना, सबसे शुद्ध जो फॉर्म होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही है, ठीक है ना। ये हानिकारक बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कोयला, पेट्रोल, डीजल के जलने से काफी पॉइजनस, काफी प्रदूषणकारी, बहुत ही हानिकारक गैस हमारे वायुमंडल में निर्गत होती है। साथ में हमें खतरा बना रहता है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के जलने से किसी भी प्रकार का रेसिड्यू या फिर अवशेष जो है एज राख के रूप में हमें नहीं प्राप्त होता है, और ना ही इनके जलने से कोई भी प्रदूषित धुआं निकलता है। समझना है आपको बातों को। और इनके जलने से वातावरण को भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। और साथ में आपको जान लेना है कि इन्हें काफी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह में भी इनका भंडारण आसानी से किया जा सकता है, इनका स्टोरेज काफी आसानी से किया जा सकता है, फिर इनका ट्रांसपोर्ट भी काफी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना, इन सीएनजी का या फिर एलपीजी का। आप सभी जानते हैं एलपीजी हमारे घर में ईंधन के रूप में, हमारे किचन्स में ये आज जल रही है, लेकिन होता है ये फॉर्म है लिक्विड के रूप में, एयर के साथ कांटेक्ट करने के साथ ही ये गैस के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। अब है आपको जानना, ये कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस है, ये पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पर ये बिल्कुल बिखेरे हुए हैं हमारे इस पूरे भारतवर्ष पर, यानी एक जाल, एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है, ठीक है ना। अब है आपको जानना कि आखिर ये प्राकृतिक गैस जो है वो इनका मुख्य स्थान क्या है, किस जगह पर ये पाई जाती है। तो ये त्रिपुरा में पाया जाता है, ये राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई वाले क्षेत्र, जैसे मैंने कहा आपको, नदी वाले जो छिछले क्षेत्र हैं, जो डेल्टाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, हम बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर हैं प्राकृतिक के ऊपर, क्योंकि हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में। ऑक्सीजन एक नेचर की, प्राकृतिक की देन है। हम पानी पीते हैं, हमारा शरीर पानी डिमांड करता है, मांगता है। पानी भी एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन है ये, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम ईंधन के रूप में आज प्रयोग कर रहे हैं, कोयले के रूप में, डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, नेचुरल गैस के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, वन्य से लेकर, जंगली जंतु से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर, पानी से लेकर, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन कुछ संसाधन जो है वो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं हो सकता है, या फिर जिनकी खपत नहीं हो सकती है, असीमित है भंडार, ठीक है ना, जैसा आपने वीडियोस के स्टार्टिंग में ही जाना। और कुछ ऐसे संसाधन है जो खत्म हो सकते हैं, ठीक है ना, आपने इसके बारे में भी जाना। अब है आपको जानना कि ये जितने भी सारे जीवाश्म ईंधन है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर ईंधन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, कोयला हो, ये जितने भी सारे जीवाश्म ईंधन है, इनके जलने से, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, इनके जलने से काफी विषैले या फिर हानिकारक धुएं निकलती है, जिसके कारण से हमारा पृथ्वी पर ओजोन का जो लेयर है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है,
ठीक है ना। अब है आपको जानना कि आपको एक निश्चित आवश्यक के रूप में ही हमें ईंधन का उपयोग करना चाहिए। ईंधन का उपयोग तो सभी वाहन के रूप में करते हैं, उद्योग के रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना। उद्योगों में भी कोयले का उपयोग, थर्मल पावर प्लांट में भी हो रहा है कोयले का इस्तेमाल। बहुत सारे जगहों पर आज कोयला एवं पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो पीसीआरए है, उसके तहत हमें यह सलाह दी जाती है, बहुत सारी सलाह है जो हमें दी जाती है पेट्रोल और डीजल के लिए कि उन्हें हमें कैसे बचाना है। जैसे जहां तक संभव हो सके तो गाड़ी को समान स्पीड्स में ले जाना है, बिल्कुल एक ही स्पीड्स में ले जाना है, मध्यम गति से गाड़ी को चलानी है, वाहन को चलाना है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो वहां गाड़ी का इंजन बंद कर दें, ठीक है ना। टायरों को सही दाब रखें, सही प्रेशर उनका मेंटेन कीजिए और गाड़ी को नियमित रख रखाव कीजिए, सुरक्षित कीजिए। ये बातें इसलिए हैं क्योंकि इन बातों का डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभाव आपके ईंधन पर पड़ता है। ईंधन के कारण ही, ठीक है ना, गाड़ी जितनी स्पीड से चलती है, जितना बार आप गियर को चेंज करोगे किसी भी व्हीकल्स के, तो ईंधन की बड़ी आपूर्ति होती है। अगर गाड़ी में आप एसी भी अगर ऑन करते हैं तो ईंधन ज्यादा ही जलता है, ठीक है ना। जितना बार अगर आप प्रतीक्षा में हैं, वेटिंग्स में हैं, किसी सिग्नल्स में फंस गए हैं, वहां पर अगर आपने इंजन को ऑन रखा है तो वहां पर भी इसका मतलब आप ईंधन की बर्बादी ही कर रहे हैं और साथ में अपना नहीं बिल्कुल पूरे वातावरण का, पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। टायरों का प्रेशर भी मेंटेन रखने के लिए कहा जाता है, इसलिए क्योंकि अगर टायर अगर कम प्रेशर है उनका तो गाड़ी बैठने लगती है, ठीक है ना। इंजन को ज्यादा जोर लगता है, ठीक है ना। और इंजन को जब ज्यादा जोर लगता है तो वो डिमांड करती है ईंधन की। आपको समझना है इन बातों को। ये बहुत सारे परिमाप हैं जो पीसीआरए द्वारा निश्चित किए गए हैं। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? ये आपका है पहला प्रश्न, जहां पर आपको पूछा जा रहा है कि सीएनजी और एलपीजी अगर एज अ फ्यूल के रूप में, अगर एज अ ईंधन के रूप में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में तो आपने वीडियोस में भी जाना कि आखिर सीएनजी और एलपीजी ईंधन का अगर हम यूज करें तो वो एनवायरमेंट के लिए, हमारे इस वायुमंडल के लिए कितना ही लाभदायक है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से सजा के लिखना है, चलिए हम लोग देख ले रहे हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, सीएनजी, सबसे पहले आपको लिखना है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से निम्नलिखित लाभ हैं। ये आपको सबसे पहले एक हेडिंग्स देनी है, देन आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पहला लिखना है आपको, इनका उपयोग वाहनों में गैर प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में किया जाता है। यह है आपका पहला वाक्य, ठीक है ना। एज अ उपयोग के रूप में, लाभ के रूप में आपको दिखाना है, ठीक है ना, कि जब भी हम इनका उपयोग वाहनों में करते हैं तो फिर वह वाहन जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है, यानी वो गैर प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है वाहनों में। किनका किनका? एलपीजी और सीएनजी का। नंबर 2 में अगर देखा जाए तो आपको लिखना है एलपीजी और सीएनजी दोनों का संग्रह करना तथा वाहन करना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है, ये दोनों ही बहुत ही आसानी से इनको कंप्रेस्ड किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इनका जो ट्रांसपोर्ट है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो ये दो लाभ हैं एलपीजी और सीएनजी के। दोनों का संग्रह, स्टोरेज भी काफी आसानी से किया जा सकता है और देन ट्रांसपोर्ट भी बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। नंबर 3 में है, इन ईंधनों में प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा कहने से मतलब है कि जिस तरह से अगर मान लीजिए कि 1 केजी कोल या कोयला अगर हम लेते हैं और 1 केजी सीएनजी या फिर हम एलपीजी लेते हैं, ठीक है ना, तो दोनों में अगर देखा जाए तो ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा होगी एलपीजी या फिर सीएनजी में।
कोल के मुकाबले, याद रखना है, ठीक है ना। तो इनमें प्रति सबसे ज्यादा ऊर्जा को तैयार करने की क्षमता इस सीएनजी और एलपीजी में ही होती है। आपको यह बात अच्छे से आपको समझनी है, ठीक है ना। तो इन ईंधनों में प्रति इकाई आयतन, आयतन, ठीक है ना, आपको समझना है। प्रति इकाई जो यूनिट, जैसा मैंने कहा 1 केजी के अनुसार, अगर जिस तरह उदाहरण के रूप में मैंने समझाने की कोशिश की आपको, अगर दोनों ही अगर 1 केजी लिया जाए तो 1 केजी वाले सीएनजी और एलपीजी अधिक ऊर्जा को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, याद रखना है आपको। नंबर 4 में देखते हैं कि आखिर क्या आपको पॉइंट लिखना है। एज ए लाभ के रूप में लिखना है एलपीजी का उपयोग घरों और कारखानों में आसानी से होती है। घरों में तो आप जान रहे हैं एलपीजी का यूज हो रहा है, और साथ ही कारखानों में भी इनका जो उपयोग हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जिनका उपयोग है सीएनजी या फिर एलपीजी से हो रहा है, ठीक है ना। डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल हम उस मशीनों के लिए नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपको बातों को। आगे बढ़ेंगे, और साथ ही आपको यह बात भी जानना है, जब भी वेल्डिंग्स वगैरह होते हैं ना फ्रेंड्स, तो वेल्डिंग्स में भी इस तरह के गैसों का उपयोग किया जाता है, समझना है आपको बातों को। फ्रेंड्स देख लेंगे कि अगले पॉइंट में आपको क्या लिखना है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, अगले पॉइंट में आपको लिखना है कि ये आसानी से उपलब्ध है, यानी ये आसानी से बाजार में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो स्टोरेज होते हैं ना, जो गैसों के सिलेंडर्स के, याद रखना है आपको, वहां पर हमें मिलते हैं, ठीक है ना ये, और सस्ती कीमत है। और एक पॉइंट है, ये सस्ती कीमत है। अगर अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एक बार अगर हम एलपीजी ले लेते हैं सिलेंडर, तो हमारा जो 1 महीने का रसोई या फिर किचन में जो खाना लगभग बन ही जाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो आसानी से ये उपलब्ध भी होते हैं, और एक और नजरिए से अगर देखा जाए तो ये कीमत इनकी सस्ती ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि एलपीजी और सीएनजी दोनों में ही जलने के बाद कोई भी राख कण नहीं बचता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। अगर एलपीजी और सीएनजी को अगर देखा जाए एज ए रेसिड्यू के रूप में, ठीक है ना, जब भी बच जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोयले को जलाते हैं, अगर लकड़ी को जला रहे हैं, ठीक है ना, एज अ कोई भी कार्बनिक पदार्थ को अगर आप जला रहे हैं ना, तो उसमें एज ए रेसिड्यू आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन एलपीजी और सीएनजी दो ऐसे पेट्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है ना, जहां पर आपको कोई भी राख आपको देखने को नहीं मिलता है, गंदगी नहीं होती है, बहुत साफ है, क्लीन है, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप सभी देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह आपका है प्रश्न नंबर 2। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर आपने वीडियोस में भी जाने कि पेट्रोलियम का वह कौन सा उत्पाद है जो सड़क के निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स उसका नाम है जो बिटुमेन्स है ना, तो उसका उपयोग जनरली हम सड़क के निर्माण में करते हैं, याद रखना है आपको। तो आपको लिखना है बिटुमेन सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाने वाला एक पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम आखिर क्या कहलाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना है। और इसके बारे में आपको मैंने वीडियोस में भी बताया कि अगर मृत वनस्पति से आखिर कोयला किस प्रकार से बनता है और यह प्रक्रम आखिर क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल के उत्तर को आपको किस तरह से लिखनी है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, उत्तर में आपको लिखना है कि लगभग 3300 मिलियन वर्ष पहले, करीब करीब 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के पास कम आर्द्र भूमि क्षेत्र में घने जंगल थे। याद रखना है आपको, ठीक है ना। 10 याद रखना है आपको फ्रेंड्स, 10 लाख में, ठीक है ना, 1 मिलियन होता है, तो लगभग 300 मिलियन वर्ष आपको कहा जा रहा है। 300 मिलियन वर्ष पृथ्वी का जब हो गया था ना, आज से 300 मिलियन वर्ष पहले जब पृथ्वी थी, तो उस समय जो थे काफी सारे जंगल थे, घने जंगल थे, आर्द्र वाले, आर्द्र भूमि क्षेत्र में जो घने जंगल थे, तब की बात हो रही है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जैसे बाढ़ आदि से ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गए, ठीक है ना। बहुत ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपने बहुत बार आपने
पढ़े होंगे अपने बुक्स में कि प्राकृतिक आपदाओं जो होते हैं, वोल्केनोज इरप्शन होता है, फ्लड्स होते हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक होते हैं, तो ये सारे प्राकृतिक विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, उनके कारण ये जो जंगल है मिट्टी के नीचे दब गए जाते हैं, ठीक है ना, उस टाइम। और फिर अधिक मिट्टी जमा होने के कारण वो संपीड़ित यानी कंप्रेस हो गए, संपीड़न यानी कंप्रेस हो जाना, और जैसे जैसे वो गहरे होते गए, गहरे जाते गए, उन पर ताप भी बढ़ता गया। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के कोर पर टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, तो वह टेम्परेचर आती है एक टाइम बहुत ही ज्यादा तक रूप में दूर तक वो फैलती है। तो जब भी कोई मटेरियल नीचे जाता है तो वह टेम्परेचर उससे मिलती रहती है, याद रखना है। तो जैसे जैसे वो गहरे जाते गए तो वह टेम्परेचर भी उनको वो पाते गए, ठीक है ना। और उच्च दबाव, अब प्रेशर है बहुत ज्यादा, तापमान है अंदर का, ठीक है ना, के तहत मृत पौधे धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। तो अब है कि ये जो मृत पौधे हैं अब धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, याद रखना है। और यह प्रक्रम एक दिन का नहीं है, इसमें काफी साल, हजारों लाखों साल लग गए हैं, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। कोयले में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्बन होता है, ठीक है, इसलिए मृत वनस्पतियों को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया, इसलिए मैंने कहा इसमें हजारों लाखों साल लग जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है वह बिल्कुल धीमी प्रक्रिया है। धीमी प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं, याद रखना है आपको, इस प्रक्रिया को हम लोग कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह है आपका प्रश्न नंबर 4, जहां पर आपको कुछ कथन दिए जा रहे हैं, वहां पर ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना, उन ब्लैंक्स को आपको फिल करने हैं। तो देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर क में हमसे क्या पूछा गया है। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, यानी आपको दो नाम बताने हैं जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना, जैसे कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। आप देख पा रहे हैं आंसर्स में, ये कोयला है और ये पेट्रोलियम है, ठीक है ना, ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर ख में, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न प्रकार के जो संघटक होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनको पृथक या फिर अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उनको हम क्या कहते हैं। उनको हम फ्रेंड्स कहते हैं संशोधन। संशोधन का प्रक्रम को अगर हम फॉलो करें तो ही पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको लिखना है यहां पर संशोधन, आप आंसर शीट्स में भी देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर ग में हमसे क्या पूछे गए। प्रश्न नंबर ग, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन डैश है। ठीक है ना, अगर वाहनों में देखा जाए तो सबसे कम प्रदूषण वाले ईंधन कौन है, तो सबसे कम प्रदूषण वाले ईंधन है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखना है, ठीक है ना, ये सबसे कम प्रदूषण वाले ईंधन होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 आप देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। आपको कुछ कथन दिए जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, आपको बताना है, क्योंकि आपने चैप्टर्स अभी कुछ देर पहले पढ़ा और आपको कुछ कथन दिए जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि वो कथन आखिर सही है या फिर गलत है, ठीक है ना, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 पहला जो कथन है, चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर पहला कथन क्या है। नंबर क में है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो यह कथन क्या सही है? जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, क्या वो उन्हें हम लैबोरेटरी में बना सकते हैं क्या? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा नहीं, इसे हम कभी भी लैब में नहीं बना सकते, ठीक है ना, इसे हम नहीं बना सकते। तो यह हो गया असत्य के रूप में, ठीक है ना, इसे हम नहीं बना सकते। नंबर 2 में चलिए देख ले रहे हैं। नंबर ख में कि आखिर हमसे क्या पूछा गया है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो फ्रेंड्स यह बात आप लोग जान लें कि पेट्रोल की अपेक्षा नहीं, बल्कि सीएनजी जो है वो काफी क्लीन है, याद रखना है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए यह कथन भी आपका हो गया असत्य, याद रखना है, असत्य हो जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो सीएनजी की तुलना में ज्यादा प्रदूषण को क्रिएट करता है, पैदा करती है, याद रखना है, और सीएनजी काफी क्लीन गैस है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि नंबर ग में हमसे क्या पूछा गया है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध
रूप है। तो फ्रेंड्स यह वाक्य जो है वो बिल्कुल सही है। जो कोक है वो कार्बन का बिल्कुल ही शुद्ध रूप है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपने वीडियोस में भी जाने जो कोक होते हैं ना, वो जो उन्हें हम कैसे तैयार पाते हैं, तो कोल का जब हीट दिया जाता है, कोल को एब्सेंस में, वायु के, एयर के एब्सेंस में जब कोयले को हीट दी जाती है, तो लास्ट कोल गैस, कोल तार बनने के बाद जो रेसिड्यू बनता है उसे हम कोक कहते हैं, याद रखना है। और उसी कोक का इस्तेमाल जो होता है वो मटेरियल के शुद्धिकरण के, प्यूरिफिकेशन के रूप में, एक्सट्रैक्ट के रूप में उसका उपयोग होता है। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और फिर उस कोक का इस्तेमाल एज ए ईंधन के रूप में हम करते हैं, ठीक है, याद रखना है। और वह कोक से काफी हीट भी हमें मिलती है, याद रखना है। और प्रदूषण भी कम होता है कोयले की तुलना में, क्योंकि उससे धुआं जो है काफी कम ही निकलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर घ में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर घ, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, जो कोल तार है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ही मिश्रण है, सत्य है ये बात, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि लास्ट में नंबर नेक्स्ट में हमसे क्या पूछे गए हैं। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो फ्रेंड्स यह बात बिल्कुल गलत है, यह असत्य है बात, क्योंकि मिट्टी का तेल हो या फिर डीजल हो या फिर पेट्रोल हो या फिर सीएनजी हो, ये सभी जीवाश्म ईंधन ही है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 6 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं, ठीक है ना। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन आखिर क्यों है। याद रखना है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो फ्रेंड्स इनके बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, इन्हें हम लैब में तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जीवाश्म ईंधन एक निश्चित परिमाण में ही हमारे इस अर्थ पर पाए जाते हैं, मिट्टी के नीचे। अगर हम रेगुलर, अगर हम उनका खपत करते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा फिर हम उनके लिए तरस जाएंगे, याद रखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे कि इस सवाल के उत्तर को हमें किस तरह से सजाकर लिखनी है। आपको लिखना है, मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों पर उच्च तापमान और उच्च दबावों से लाखों वर्ष की अवधि में जीवाश्म ईंधन बनता है। जैसा आपने वीडियोस में भी जाना कि मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों पर जब उच्च तापमान होती है, जब उच्च तापमान उन पर लगते हैं, प्रभाव डालते हैं, और उच्च दबाव के कारण लाखों वर्ष के बाद ऐसे जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति हमें होती है। जीवाश्म ईंधन वो प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें थोड़े समय में दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। उन्हें हम क्या बना सकते हैं लैब में या फिर कम समय में, इसका उत्तर होगा नहीं। अतः सही तरीके से इनका उपयोग न करने पर धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे, आने वाले जनरेशन को यह नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है ना। फिर वो तरस जाएंगे जीवाश्म ईंधन के लिए, उन्हें ना ही पेट्रोल मिलेगा, ना ही फिर डीजल मिलेगी, ठीक है ना, ना ही कोयला मिलेगा, ना ही फिर सीएनजी मिलेंगे। याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। यह है आपका प्रश्न नंबर 7, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोक है ना, उनके अभिलक्षण के बारे में आपको बताना है और साथ में उपयोग के बारे में भी आपको बतानी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर चलिए हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर हमें किस तरह से लिखनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है, कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कोयले के विनाशकारी आसवन द्वारा ये निर्मित होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। याद रखना है कोक जो है, जैसा मैंने कहा आपको कुछ देर पहले कि कोक एक कठोर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सरंध्र होते हैं साथ में, और एक काला पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो प्राप्त कैसे होता है ये कोक? कोयले को एयर के एब्सेंस में हीट दिया जाता है, ठीक है ना, और देन कोल गैस, कोल तार, देन कोल गैस और कोल तार के निकल जाने के बाद हमें प्राप्ति होती है कोक की, जो एक कठोर लेकिन सरंध्र और साथ में काला पदार्थ होता है। साथ में यह कोयला का, ठीक है ना, सबसे प्योर फॉर्म है, याद रखना है, ठीक है ना। इसमें 90% कार्बन होते हैं,
लेकिन साथ में आपको यह बात जान लेनी है कि कोयला और कोख को अगर जलाया जाए तो प्रदूषित जो धुआं है वो कोयले से ही निकलेगी, कोक से बहुत कम मात्रा में निकलती है, या फिर आप बोल सकते हैं हार्डली या फिर ऑलमोस्ट नो के बराबर निकलती है। लेकिन और साथ में इसमें कोक में काफी सारी एनर्जी जो है हमें मिलती है। याद रखना है आपको इन बातों को। अब है हमें कि पॉइंट किस तरह से हमें लिखना है, उनके अभिलक्षण और उपयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहला हमने देख लेना है कि हमें कौन सा पॉइंट लिखना है। सबसे पहले हमें लिखना है यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है कि यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। दूसरा, इसका उपयोग घरेलू के साथ साथ चूल्हे और भट्टियों में एक औद्योगिक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, इसमें अगर इसको जलाया जाए तो काफी भारी मात्रा में एनर्जी जो है, काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है हमें वो मिलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसका उपयोग स्टील के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग, किसका उपयोग? इस कोक का उपयोग स्टील के निर्माण में किया जाता है। साथ ही मेटल्स, धातुओं के शुद्धिकरण के प्योरिफिकेशन के रूप में कोक का भी इस्तेमाल होता है। यह बहुत कम या बिल्कुल धुआं नहीं देता है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि यह धुआं जो है बहुत ही ऑलमोस्ट नो के बराबर नाम मात्र के रूप में यह धुआं देती है या फिर नहीं देती है। ठीक है ना। इसका उपयोग धातुओं के निष्कासन के लिए भी किया जाता है। दैट मीन्स कोई भी धातु को शुद्ध रूप में बदलने के लिए इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। याद रखना है आपको। ठीक है ना। देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को आपको समझाना है। यह है आपका प्रश्न नंबर 8, जहां आपको पूछा गया कि जो पेट्रोलियम जो निर्माण होते हैं उसका जो प्रोसेस क्या है उसको आपको बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हमें किस तरह से देनी है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। याद रखना है आपको, पहला जो सेंटेंस आपको इसी तरह से लिखना है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से ही हुआ था। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे पर जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी तहों द्वारा ये ढक दिए गए या फिर ढक गए। ठीक है ना। लाखों वर्ष के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप, उच्च दाब ने मृत जीवों का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में ये बदल दिया। तो हुआ क्या आपको समझना है, पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो समुद्र में रहने वाले जीवों के कारण ही हुआ था। जब ये जीव मर जाते हैं एक टाइम और फिर ये इनका शरीर समुद्र के पेंदी पर जाकर जम जाता है। ठीक है ना। उनके ऊपर देन प्राकृतिक आपदा विपदाओं के कारण, ठीक है ना, उथल पुथल होती है और रेत मिट्टी उनके ऊपर जाकर जम जाते हैं। ठीक है ना। धीरे धीरे याद रखना है आपको, क्योंकि नदियां जो है हमेशा जो है हमें अपने साथ मिट्टी रेत जो है वो लाती रहती है और नदी में पाटती रहती है। ठीक है ना। याद रखना है। तो उनके ऊपर रेत मिट्टी धीरे धीरे जमता आ गया और लाखों साल के बाद, याद रखना है, वायु का एब्सेंस था, चूंकि उस प्लेस में वायु के एब्सेंस में, वायु की अनुपस्थिति में, और साथ में उच्च ताप। उच्च ताप कहां है? मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि पृथ्वी के कोर यानी केंद्र में उच्च ताप पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे, इस धरातल के नीचे, पृथ्वी के सतह के नीचे हम चले जाएंगे तो हमें उस गर्मी का एहसास होने लगेगा। तो उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में बदल दिया। याद रखना है आपको। ठीक है ना। पेट्रोलियम खारे पानी की तुलना में हल्का है, इसलिए यह उस पर तैरता रहता है। ठीक है ना। याद रखना है, पेट्रोलियम जो होता है वो पानी के ऊपर ही पाया जाता है। ठीक है ना। याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। हम देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 9। यहां पर आपको कुछ सारणी दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। उस सारणी के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं। जैसे निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। ठीक है ना। भारत में विद्युत की कमी को दिखाया गया है, कमी, याद रखना है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए और वर्ष में कमी प्रतिशत को y अक्षर पर तथा x वर्ष को x अक्ष पर आलेखित कीजिए। यानी आपको ग्राफ जैसा बनाना है। ग्राफ में आप जानते हैं x और y जो है वो अक्ष पर होती है। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल पर होती है x और
जो लंबवत होती है यानी वर्टिकल पर वाई होता है। तो आपको उस तरह से ग्राफ में बनाना है, बहुत ही अच्छे से चार्ट को दिया गया है, आपको बताया गया है। तो जैसे क्रमांक संख्या आप देख पा रहे हैं 1 2 3 करके आपको बताया गया है, ठीक है ना। वर्ष आपको 2004, 2005, 6, 2007, 2008 और कमी का परसेंट दिया गया है 7.8, 8.6, 9, ठीक है ना, 9.5, 9.9, ये आपको इस तरह से दिखाया गया है। यानी इस तरह से आपको समझना है। क्रमांक संख्या 1 में 2004 में कमी जो परसेंटेज थी वो 7.8 था, 2005 में जो कमी का परसेंटेज था वो 8.6 था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक चार्ट बताया गया है। तो अब है कि इसको आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है ना। भारत में विद्युत की कुल कमी, पहले आपको हेडिंग्स देनी है सबसे पहले, ठीक है ना, और देन आपको लिख देना है यहां पर एज अ, आप देख पा रहे हैं 7.8, ये आपको दिखाया गया। ये जो पॉइंट वाला जो भाग है ना फ्रेंड्स, यहां पर आप देख पा रहे हैं 7.8 से परसेंटेज जो कमी वाला जो पोर्शन है वो यहां से शुरू होता है, इस पोर्शन से, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन है कमी वाला पोर्शन। तो इस कमी वाले पोर्शन को हम लोगों को यहां लिखना है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं वीडियोस में भी, इसे हमें यहां पर लिखनी है, ठीक है ना। कमी वाला पोर्शन को, ये परसेंटेज वाला पोर्शन है, वही परसेंटेज वाला। और ये वाला जो आप देख पा रहे हैं 1 2, ठीक है ना, 3, ये ईयर है, समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो ईयर है ये इस तरफ, ये ईयर रहेगा और परसेंटेज वाला इधर है। तो 7.8 यानी 8 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना, 7.8 आएगा। देन है आपका क्या सेकेंड पॉइंट 8.6। तो 8.6 कहां पर होंगे, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं 8 और 9 के बीच में अगर मान ले तो 8.5 आता है, उससे थोड़ा सा ऊपर 8.6, यह पॉइंट होगा 8.6 का। तो इस तरह से आपको बिल्कुल करते रहने हैं, ठीक है ना। आपने देख लिया है कि किस तरह से हमने किया है, बिल्कुल 7 8 9 10 11 12 ये परसेंटेज कमी वाला पोर्शन को आपको इस तरह से दिखाना है और इस तरह से आपको ईयर वाइज दिखाना है, ठीक है ना। इस तरह में ईयर वाइज दिखाना है। अब है आपको दिखाना है कि भारत में विद्युत की कुल कमी, ठीक है ना। ये कुल कमी को कैसे किस तरह से दिखाना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह से 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 और देन आपको उसी तरह से एज अ ईयर के रूप में आपको देना है या फिर क्रमांक संख्या के रूप में आपको देनी है और देन उसी पॉइंट को फिर आपको मिला देना है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट से उसी तरह से आरेखित किया गया है, ठीक है ना, मिला दिया गया उस पॉइंट को, ठीक है ना, समझना है। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।